Hello aspirants, welcome to Center for Ambition. I am Anshul Sharma, your faculty and mentor at Center for Ambition. आज के न्यूज़पेपर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे सामने आया है जो कि 2024 में यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछ चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस क्वेश्चन से जो कि यूपीएससी ने 2024 में पूछा था। ओके, इन the prelims examination of UPSC Civil Services 2024 they asked one question. उस पेपर में एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन पर नजर डालते हैं, then we will start our discussion for today's topic. Okay, क्वेश्चन है, prelims PYQ है यूपीएससी का। recently the term pumped storage hydropower is actually and appropriately discussed in the context of which one of the following. ठीक है, चार ऑप्शंस दिए हैं और बोला है कि ये एक टर्म है पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर। अब जब ये क्वेश्चन हमारे सामने आया तब हमने इसे एनालाइज किया। सबसे पहले हमने देखा हाइड्रो पावर। क्या देखा? हाइड्रो पावर। नाउ इफ आई गो विद हाइड्रो पावर, हाइड्रो power, that means it is related with water, and power means water generation of electricity, generation of electricity के वो विद्युत प्रोड्यूस कर रहा है, विद्युत उत्पादन कर रहा जा रहा है। किसके जरिए से? पानी के जरिए से, वाटर के जरिए से। अब यहाँ पे मेरे पास हाइड्रो पावर जो है वो माइंड में आ रहा है एंड आई एम रीचिंग टुवर्ड्स डैम। ठीक है, हाइड्रो पावर शब्द सुन के मेरे पास डैम से रिलेटेड कोई चीज समझ में आ रही है कि ये कुछ डैम से रिलेटेड होगा। पम्प्ड स्टोरेज, हम स्टोर कर रहे हैं, यहां पर स्टोरेज है, दूसरा की टर्म है स्टोरेज और पम्प्ड। अच्छा, आपने अपने घरों में पंप देखा होगा, जो इलेक्ट्रिक पंप आता है। पंप क्यों लगाया जाता है? या हमारा हार्ट जो है पंप करता है ब्लड को। ठीक है, तो ये पंपिंग क्यों जरूरी होता है? पंपिंग उसलिए जरूरी होता है जहां पर जो फ्लूइड पहुंचाना है वो वहां नहीं पहुंच पा रहा है, तो हम उसे लिफ्ट करके पंप कर रहे हैं ताकि वो प्रोड्यूस पहुंच पाए। फॉर एग्जांपल, हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है हमारी पूरी बॉडी में, हमारे पूरे जो शरीर है उसमें रक्त का संचार करता है, पंप करता है ब्लड। ठीक है, अगर ब्लड अगर हार्ट नहीं होगा, हृदय नहीं होगा, तो हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो नहीं ट्रैवल कर पाएगा। ब्लड हमारे सिर से पैरों तक, हर वेन्स में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। तो उसे पंप करने के लिए एक पंप चाहिए, एक पंप मोटर चाहिए, जो किस फॉर्म में है? जो कि हार्ट के फॉर्म में है। ऐसे ही मुझे अपने घर की टंकी पर, जो मेरा घर है उसके छत पर एक टंकी रखी हुई है, उस टंकी पर मुझे पानी सप्लाई करना है, पानी पहुंचाना है। पानी नीचे है और मुझे उसे सप्लाई करना है 3rd फ्लोर पर। तो मैं किस चीज का उपयोग करूंगा? एक मोटर पंप का यूज करूंगा। वो पंप क्या करेगा? नीचे से पानी को पुश करेगा और ऊपर पानी को पहुंचा देगा। दिस इज व्हाट पंप यूजेस। ठीक है, और स्टोर करा जाएगा। पंप किया, स्टोर किया। अब यहां से आप इन तीनों वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करके देखिए। नाउ कनेक्ट दीज 3 वर्ड्स इन टुगेदर। इन वर्ड्स को आप कनेक्ट करेंगे। पानी को मैंने पंप किया, उसे स्टोर किया और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी। पहले वर्ड से मैं पहुंचा डैम की तरफ। ओके, आई कैन रिलेट इट विद डैम, पम्प्ड स्टोरेज। अब मुझे ये वर्ड क्लियर हुआ। अभी मैंने इसके ऑप्शंस नहीं देखे हैं, बस एनालाइज किया। ये पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर अपने आप में शब्द क्या है? अब इसे एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। हाल ही में, रिसेंटली, ओके, हाल ही में पम्प्ड स्टोरेज जल विद्युत, वही वर्ड है, सेम वर्ड, कुछ चेंज नहीं किया। पंप्ड स्टोरेज वही रखा, जल विद्युत, वाटर, हाइड्रो पावर। ठीक है, हाइड्रो पावर की यहां पर बात करी गई है। शब्द वास्तव में है और निम्नलिखित में से किसके एक संदर्भ में उपयुक्त रूप से चर्चा की गई है? तो हमें बताना है कि ये जो पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर है, पंप्ड स्टोरेज जल विद्युत, ठीक है, जल विद्युत से आपको समझ में आ रहा होगा, हम विद्युत प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। अब ये इन चारों में से किससे रिलेटेड है, किस कंटेक्स्ट में यूज किया गया है? पहला ऑप्शन है इरिगेशन ऑफ टेरेस्ड क्रॉप फील्ड। कि टेरेस्ड क्रॉप फील्ड्स हैं भाई, एक पहाड़ है, उस पे टेरेस फार्मिंग करी गई है, कल्टीवेशन किया गया है सीढ़ियों के जरिए, ठीक है, उसको हमें
इरिगेशन करना है। सीढ़ीदार फसलों की खेतों की सिंचाई, जो सीढ़ीदार फसल होती हैं ज़्यादातर ये देखी जाती हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीदार फसलों की सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता है। या फिर लिफ्ट इरिगेशन ऑफ सीरियल क्रॉप्स। अब यहाँ से थोड़ा सा ये क्लैरिफिकेशन में आया, ठीक है। लिफ्ट इरिगेशन, अनाज फसलों की सिंचाई उठाना, ठीक है। तीसरा देखते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज, लंबे समय तक एनर्जी को स्टोर करना, ठीक है। दीर्घ अवधि की ऊर्जा भंडारण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, रेन जल वर्षा संचयन प्रणाली। अब आपको समझ में आ रहा होगा पंप स्टोरेज की हम यहां बात कर रहे हैं, पंप स्टोरेज की बात कर रहे हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी कोई चीज नहीं है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो ऊपर से गिरता है और वो नीचे जमीन में स्टोर होता है, वहां पे हम पंप्ड करके स्टोर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी तो एलिमिनेट हो ही जाएगा। क्रॉप्स की फील्ड को इरिगेट करना, सीढ़ीदार फसलों की फील्ड को इरिगेट करना, इसका सबसे, अगर आपने बेसिक इरिगेशन पढ़ा होगा तो वहां पर टेरेस फार्मिंग में आपने सुना होगा जब हम कंटूर बंडिंग करते हैं तो पानी को ऊपर से डाला जाता है और ज्यादातर जो इस तरह के सिंचाई के उपयोग किए जाते हैं जिसमें पानी ज्यादा वेस्ट ना हो, क्योंकि वहां पर सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा होता है। तो यहां से फर्स्ट ऑप्शन भी हट जाएगा। अब यहां पर बचता है दो ऑप्शन, बी या सी। 50-50 का चांस है, या तो मैं लिफ्ट इरिगेशन की बात करूं या एनर्जी स्टोरेज की बात करूं। अब मैंने ये पूरा क्वेश्चन एनालाइज करते वक्त मेरा ध्यान इन तीनों बातों पर गया कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं डैम से रिलेटेड है। लिफ्ट इरिगेशन ऑफ सीरियल क्रॉप्स, क्या डैम में हम सीरियल क्रॉप्स का इरिगेशन की बात करते हैं डायरेक्टली? इनडायरेक्टली तो हम उसे कैनाल में पानी भेजेंगे, कैनाल से फील्ड्स में जाएगा, फील्ड से सीरियल क्रॉप्स में जाएगा, ठीक है, अनाज फसलों। और यहां पर सिर्फ लिखा है अनाज फसलों, सीरियल क्रॉप्स। सीरियल क्रॉप सिर्फ हॉर्टिकल्चर नहीं कर सकते क्या? कांट वी डू हॉर्टिकल्चर इरिगेशन फ्रॉम दिस? यस और नो? अब यहां पर इन्होंने ही आंसर को बहुत ज्यादा लिमिट कर दिया, सीरियल क्रॉप्स ओनली, ठीक है। सीरियल क्रॉप्स के अलावा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मिलेट्स हैं, पल्सेस हैं, बहुत कुछ है, सिर्फ अनाज फसलों। लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज, स्टोरेज दिख रहा है आपको, स्टोरेज, स्टोरेज लॉन्ग ड्यूरेशन स्टोर करना। तो आई विल गो विथ सी, ऑप्शन सी। आपको इस संदर्भ में इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ के क्या लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर ए, बी, सी या डी में से क्या होगा। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस एंटायर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया, ठीक है। अब इसका कंटेक्स्ट जो है वो यहां से शुरू होता है। ये आज के न्यूज़पेपर में था, कोर्ट स्टे कालेश्वरम केस, ठीक है। कोर्ट ने स्टे लगा दिया है जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट का केस चल रहा था उस पर। तो हम इस चीज की आज चर्चा करने वाले हैं। कोर्ट स्टेज एक्शन अगेंस्ट केसीआर इन कालेश्वरम केस, ठीक है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट क्या है, क्यों वो इंपॉर्टेंट है, ये अब हम देखने जा रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू दिस टॉपिक। 2016 या फिर पहले शुरुआत करते हैं बेसिक। ओके, दिस इज, लेट्स ड्रॉ इंडिया, भारत ड्रॉ करते हैं। एक रफ डायग्राम हमने बनाया है यहां पर, ठीक है। दिस इज इंडिया, यहां पर आंध्र प्रदेश है, हियर इज आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र, ठीक है। यहां पर हम ये बात करते हैं। अब यहां पर क्या है, तेलंगाना स्टेट है, तेलंगाना इज अ स्टेट हियर, ठीक है। कर्नाटक भी यहां पर आप ले सकते हैं। तो देयर इज वन रिवर, यहां पर एक रिवर है जिसे बोला जाता है दक्षिण गंगा, गोदावरी रिवर, जिसे बोला जाता है दक्षिण गंगा। अब ये जो रिवर है गोदावरी रिवर, ये तेलंगाना होके गुजरती है।
इट क्रॉसेस थ्रू तेलंगाना, ठीक है, 3 स्टेट से होकर ये क्रॉस करती है, तेलंगाना से होकर भी क्रॉस करती है। अब यहाँ दिक्कत क्या, अब किसी प्रदेश से कोई नदी जा रही है तो स्वाभाविक सी बात है वो प्रदेश, वो राज्य क्या करेगा, दैट स्टेट, वो स्टेट उस नदी के पानी का उपयोग करेगा अपने इरिगेशन में, सिंचाई में और बाकी उपयोग में उस पानी को लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत है, तेलंगाना जो है, तेलंगाना लगभग 300 मीटर की हाइट पर है फ्रॉम सी लेवल। जो सी लेवल है उससे 300 मीटर की एवरेज हाइट, 300 मीटर की एवरेज हाइट पर तेलंगाना स्थित है। गोदावरी रिवर सिर्फ 100 मीटर हाइट पर स्थित है फ्रॉम सी लेवल, ठीक है। गोदावरी रिवर 100 मीटर हाइट पर स्थित है, जबकि तेलंगाना ऑन एन एवरेज 30 मीटर की हाइट पर स्थित है। तो इस तरह, अगर इसे इस तरह से ड्रॉ किया जाए, सपोज ये अगर तेलंगाना है, क्या इसे, अगर ये तेलंगाना मान सकते हैं, ठीक है, जो रिवर है वो 100 मीटर्स पे बह रही है और तेलंगाना अपने आप में जो है ये 300 मीटर्स ऑन एन एवरेज, 300 मीटर एवरेज हाइट। अब यहां पर क्या दिक्कत आती है, यहां पर ये जो पानी है, गोदावरी नदी का जो पानी है, तेलंगाना इस पानी को उपयोग नहीं कर पाता, क्योंकि ये जो हाइट का डिफरेंस है, दिस डिफरेंस ऑफ हाइट, ये हाइट का डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, ये जो लगभग ऑन एन एवरेज 200 मीटर हाइट का डिफरेंस है, ये कहीं ना कहीं एक बाधा क्रिएट करता है, इट क्रिएट्स एन ऑब्स्टिकल कि पानी को हम यहाँ पर सिंचाई के लिए उपयोग नहीं कर पाते, पानी को सरकार उपयोग नहीं ले पाती। तो यहाँ पर 2016 में, 2016 में क्या हुआ, 2016 में तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट केम विद वन प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। अब जितना अब तक हमने डिस्कस किया है उससे आपको समझ में आ गया होगा कि कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है क्या। कालेश्वरम जगह का नाम है, लिफ्ट इरिगेशन, ठीक है, हम लिफ्ट इरिगेशन करेंगे, पानी को लिफ्ट करेंगे पम्प्ड स्टोरेज के थ्रू और उससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करेंगे। पानी को लिफ्ट करेंगे, वी लिफ्ट द वाटर फॉर द इरिगेशन पर्पस, लिफ्टिंग द वाटर प्राइमरीली फॉर इरिगेशन। अब आपको समझ में आएगा, मेनली इरिगेशन पर्पस के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर इस पानी को लिफ्ट किया जाएगा। दिस इज व्हाट द प्रोजेक्ट एम्स एट। ये प्रोजेक्ट का जो ब्रेन चाइल्ड था वो इस तरह से रखा गया कि इस चीज को फुलफिल कर सके, ठीक है। लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट यहां पर ये बना, दुनिया का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, ठीक है। 2016 में इसकी शुरुआत हुई यहां पर और 2019 में जाकर ये इसका इनॉग्रेशन भी हो जाता है। इन 2019 इट गेट्स इनॉग्रेटेड ऑल्सो। अब इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं कालेश्वरम इरिगेशन प्रोजेक्ट के, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड सम बेसिक पॉइंट्स। तो लिख लेते हैं कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके कुछ मेन पॉइंटर्स हम देखते हैं, लेट्स लुक। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है, इट इज लोकेटेड in Telangana district, Telangana state, गोदावरी रिवर, गोदावरी रिवर पर यह प्रोजेक्ट बनाया गया है, ठीक है। लिफ्टिंग प्रोजेक्ट है ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, ठीक है।
especially for irrigating drought prone districts. ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तेलंगाना, जो जहाँ पर अच्छी तरह से सिंचाई नहीं हो पाती है, उन क्षेत्रों के लिए, उन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया था। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, इसके आगे देखते हैं। इनॉग्रेट किया गया था 2019 में, इनॉग्रेटेड इन 2019 में इसका इनॉग्रेशन किया गया था। ठीक है, यहाँ पे आप याद रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, कालेश्वरम विलेज। अब ये स्पेसिफिक लोकेशन की अगर हम बात करें इसकी, इफ वी टॉक अबाउट द स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ दिस, स्पेसिफिक लोकेशन, अगर स्पेसिफिक लोकेशन की बात करी जाए कि ये प्रोजेक्ट कहाँ पर बनाया गया है, देन इट इज़ इन नियर कालेश्वरम विलेज। ठीक है, नियर कालेश्वरम विलेज, कालेश्वरम ग्राम है, उसके नियर बाय ये बनाया गया है, ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर गोदावरी एंड प्रणहिता। ठीक है, एट द कन्फ्लुएंस ऑफ गोदावरी एंड प्राणहिता। याद रखेंगे, प्राणहिता रिवर जो है गोदावरी की एक ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी की एक सहायक नदी है प्राणहिता। प्राणहिता इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। तो गोदावरी और प्राणहिता के कन्फ्लुएंस पे एक कालेश्वरम विलेज है, वहां पर ये प्रोजेक्ट लाया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके मेन कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, इसमें 3 बैराजेस बनाए गए हैं। देयर आर 3 बैराजेस। ठीक है, 3 बैराजेस, 3 बैराज इसमें पूरे प्रोजेक्ट में बनाए गए हैं। पहला बैराज जो बनाया गया है, द फर्स्ट बैराज इज मेदीगड्डा, मेदीगड्डा, मेदीगड्डा। ठीक है, जिसे लक्ष्मी बैराज बोला जाता है। लक्ष्मी बैराज, वी कॉल इट लक्ष्मी बैराज। ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको याद रखने हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखने। पहला मद्दीगेटा, जिसे लक्ष्मी बैराज बोला गया है। दूसरा है अन्नारम सरस्वती, अन्नारम जिसे नाम दिया गया है सरस्वती बैराज, सरस्वती बैराज। ओके, एंड द थर्ड वन, लास्ट वन इज संडिल्ला पार्वती बैराज, सुंडिल्ला पार्वती बैराज। ओके, ये 3 बैराज हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखेंगे। 3 बैराजेस में ये डिवाइड किया गया है पूरा जो कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। पहला है मेदीगड्डा, विलेज का नाम है, इट इज़ द नेम ऑफ अ विलेज इन तेलंगाना, मेदीगड्डा, जिसपे लक्ष्मी बैराज बनाया गया है। अन्नारम, जिसमें सरस्वती बैराज बनाया गया है। संदिल्ला, जिसमें पार्वती बैराज बनाया गया है। होप दिस थिंग इज़ वेरी क्लियर टू यू। ये आपको समझ में आया हो पूरी कहानी कि किस तरह से हमने यहाँ पर बैराज क्रिएट किए गए हैं। स्टोरेज, पम्प्ड स्टोरेज, पम्प्ड स्टोरेज की फैसिलिटी है यहाँ पर। ठीक है, पम्प्ड स्टोरेज एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पम्प्ड स्टोरेज और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए यहाँ पर ये बनाया गया है पूरा जो प्रोजेक्ट है। ठीक है, मल्टी स्टेज लिफ्टिंग हो रही है यहाँ पर, पंपिंग सिस्टम है लगभग हम यहाँ पर 500 मीटर तक का जो पंपिंग सिस्टम है वो यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है इस पूरे प्रोजेक्ट में। होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। ठीक है,
connects with existing irrigation projects, connects with existing irrigation project, existing irrigation projects, जो अभी हाल ही में इरिगेशन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके साथ भी इसे लिंक किया गया है। CRSP, CRSP श्री राम सागर प्रोजेक्ट, श्री राम सागर प्रोजेक्ट, ठीक है, इसके साथ इसे लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। ठीक है, इस पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स? हम ऑलरेडी सारी चीज़ें देख चुके हैं, ओके, जस्ट वी आर राइटिंग इट। जो फ्रेजेस आपको अपने आंसर राइटिंग में यूज़ करने हैं। इरिगेशन फॉर नियरली 18 to 20 lakh acres ऑफ लैंड, ठीक है, इरिगेशन प्रोजेक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टू हैदराबाद and other rural areas, ठीक है। इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई, इंडस्ट्रीज में भी वाटर सप्लाई किया जाएगा यहाँ से, ठीक है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ये इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे सिर्फ इरिगेशन नहीं करना है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, इरिगेशन के साथ साथ सिंचाई योजना के साथ साथ यहाँ पर हमने जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करना है हैदराबाद, सिकंदराबाद और बाकी के जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर भी इनको ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करना, इंडस्ट्रीज़ के लिए वाटर सप्लाई करना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, ये कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं कालेश्वरम इरिगेशन प्रोजेक्ट के, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। बट इसमें दिक्कत कहाँ पे आई? जब ये प्रोजेक्ट इनॉग्रेट हुआ 2019 में, 2019 में इसका पहला चरण इनॉग्रेट कर लिया हमने। इसमें देखा कि इसमें 3 बैराजेस बनाए गए। हालांकि तीनों बैराज 2019 में नहीं लागू किए गए, लेकिन हाँ, एक बैराज से शुरू हुआ यहाँ पर, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती बैराज। लक्ष्मी, सरस्वती एंड पार्वती, ये बैराजेस बनाए गए। लेकिन हुआ क्या, विथ द पासेज ऑफ टाइम 2 से 3 साल में ही लगभग यहाँ पर क्या हुआ, ये लक्ष्मी बैराज जो है इसके जो पिलर्स थे एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर got submerged into the गोदावरी रिवर। जो इसके पिलर्स थे और बाकी का जो कुछ हिस्सा था वो यहाँ पर क्या हो जाता है, सबमर्ज हो जाता है और गोदावरी नदी में वो डूब जाता है, जिससे ये जो प्रोजेक्ट है इस पे काफ़ी सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्वालिटी एश्योरेंस यहाँ पर फिर चेकिंग की गई, ठीक है। नेशनल डैम्स अथॉरिटी, यहाँ पर नेशनल डैम्स अथॉरिटी जो है इंडिया की, जो कि नेशनल डैम्स एक्ट, ठीक है, डैम्स एक्ट 2021 के तहत एस्टैब्लिश करी गई है। इस अथॉरिटी ने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था, जिसके चलते यहाँ पर सरकार को लूप में लिया गया और बोला गया कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसमें स्कैम किया गया है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड आज के आर्टिकल में यही चीज़ आई कि यहाँ पर KCR आप देख पा रहे होंगे, लेट्स रीड इट टुगेदर, एक साथ पढ़ लेते हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट
तेलंगाना हाई कोर्ट में ये केस चल रहा था जब वो सबमर्ज कर गया गोदावरी में उसका पार्ट, फिर ये सेंट्रल और स्टेट के बीच में एक दूसरे में ब्लेम गेम शुरू हो गया, ठीक है। बट दैट इज नॉट आवर पॉइंट ऑफ स्टडी, वो हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन यहां से एनवायरमेंट को लेकर, क्वालिटी एश्योरेंस को लेकर, करप्शन को लेकर काफी सारा विवाद यहां पर सामने आया, ठीक है। ये GS4 पेपर एथिक्स में भी आपके काम आ सकता है, क्या ये करप्शन से रिलेटेड एक मामला है या नहीं है, ठीक है। यू नीड नॉट टू कोट एनी नेम, पर्टिकुलर नेम कोट नहीं करना है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां तेलंगाना हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, जो हमारी KCR सरकार थी, जो चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है, उनका काफी ज्यादा ड्रीम प्रोजेक्ट था। जैसे जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा है, डैम्स आर द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के मंदिर हैं जो डैम हैं वो, ठीक है। तो उसको लेकर यहाँ पर सुनवाई चल रही थी। अब यहाँ पे कोर्ट ने स्टे लगा दिया है कालेश्वरम केस में, कि कालेश्वरम केस जो है उस पर एक स्टे रहेगा, ठीक है, फिलहाल के लिए लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट पे। अब आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि किस तरह से जो हमारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स होते हैं, जैसे ये आर्टिकल आया, अब आपको इसमें पॉलिटिकल एंगल पे नहीं जाना है, आपको यहाँ पर क्या करना है, PYQs एनालाइज कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को UPSC किस तरह से पूछ सकता है, जो कि हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, ठीक है। ये हमने पूरा डिस्कशन किया किस तरह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कालेश्वरम प्रोजेक्ट जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वो किस तरह से यहाँ पर सामने आया, हमने पूरी चीज़ को एनालाइज किया along with the previous year question। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हों। इन केस आपको कोई भी डाउट है, यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन, प्लीज़ मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हालांकि UPSC ने ऑलरेडी आंसर दे चुके हैं, ठीक है, UPSC ने ऑफिशियल आंसर की लॉन्च कर दी है इस आंसर की, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। बट व्हाट डू यू थिंक, कि अगर आप होते और ये क्वेश्चन बिल्कुल ही न्यू है आपके लिए, देन व्हाट वुड यू हैव यू मार्क्ड इन द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आपने क्या आंसर मार्क किया होता, दिस इज द क्वेश्चन। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, यू आर फ्री टू आस्क दैट इन द कमेंट सेक्शन। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। जय हिंद, जय भारत।